नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्य से जुड़े इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों को लेकर उपस्थित होते हैं। कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका नाम सुनते ही हम अक्सर घबरा जाते हैं। ऐसी ही खतरनाक बीमारी जो होती है वो सर्वाइकल कैंसर भी आज दुनिया में सेकंड कॉमन कैंसर माना गया है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है सर्वाइकल कैंसर, कारण व निवारण। और इस चर्चा पर आज हमारे बीच स्टूडियो में आमंत्रित हैं इस क्षेत्र के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PU प्रकाश सक्सेना जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, यदि आपको हमारे एक्सपर्ट से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो, विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। आप इस नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर साहब से अब सीधा बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम मैं ये पूछना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्योंकि सर्वाइकल सुनते ही हमारा ध्यान गर्दन की तरफ में आ जाता है। तो एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर एक इंग्लिश टर्म है। बेसिकली सरल शब्दों में कहा जाए तो यूट्रस जो होता है महिलाओं का, गर्भकोश का जो प्रवेश द्वार होता है, जहाँ एंट्रेंस होती है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। सो सर्वाइकल कैंसर जब मैं आपको कहूँ तो बेसिकली इट इज़ अ कैंसर ऑफ द यूटराइन सर्विक्स। इसको हमें गले से या गले के कैंसर से सोच के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जी, क्योंकि जो शब्द है सर्विक्स, हम सर्वाइकल जो हम यूज़ करते हैं वो सीधा गले की तरफ हम इंडिकेट करते हैं उस चीज़ को। और जैसा कि आपने कहा कि कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स या सर्वाइकल कैंसर इंडिया में महिलाओं में सेकंड सबसे कॉमन कैंसर माना जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख इंडियन वुमेन आर डायग्नोस्ड विद दिस कैंसर एवरी ईयर। साल में आप सोचिए 1.25 लाख महिलाओं को ये डायग्नोस होता है। तो डॉक्टर साहब, इसके होने के क्या कारण होते हैं, क्यों हो जाता है? मुख्यतः इस कैंसर का जो कल्प्रेट है, जो जिस कारण से होता है, वो एक वायरस है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अलग अलग टाइप्स के होते हैं, पर इसमें कुछ हाई रिस्क टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप 16 हो गया, टाइप 18 हो गया, 31, 33 हो गए। ये वायरसेस उस जगह पे जाके बैठ जाते हैं और दशकों के बाद उस जगह पे कैंसर की उत्पत्ति करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, इसे कैसे पहचाना जा सकता है? कुछ वार्निंग साइंस या प्रारंभिक लक्षण कुछ? हाँ, तो सर्वाइकल कैंसर के जो यूजुअली जो शुरुआत होती है, अगर हम देखें एवरेज देखा जाए तो ये 40-45 की उम्र के बाद ही पाया जाता है। अनुमानतः मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसके पहले डायग्नोज नहीं हो सकता। तो यूजुअली इसके जो सबसे कॉमन जो वार्निंग साइंस होते हैं वो है कि जो मंथली पीरियड्स होते हैं उसके बीच में कभी ब्लीडिंग होना, एकदम से ब्लीडिंग होना, फिजिकल कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग होना, पेट में नीचे भाग में दर्द बने रहना, सफ़ेद पानी का जाना, वहाँ पे खुजली होना। तो ऐसे कभी भी कोई लक्षण हो तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज जिससे प्रॉपरली परमानेंटली ठीक हो सके, पूर्णतः ठीक हो जाए? देखिए, इलाज की तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोई भी कैंसर जब डायग्नोज होता है तो वो कौन से स्टेज में होता है ये जानना जरूरी है। जी। क्योंकि अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग इलाजों की पद्धतियाँ होती हैं जो यूज़ किए जाते हैं। स्टेज 1 में अगर ये कैंसर, सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको गर्भकोश को पूरी तरीके से ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। कुछ हद तक स्टेज 2A में भी ऑपरेशन संभव होता है, पर उसके बाद अगर ये कैंसर उससे ज़्यादा स्टेज 2B, 3A, 3B में अगर डायग्नोज होता है तो ऐसी स्थिति में फिर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के माध्यम से इसको हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी इलाज बताया, तो इसमें कोई इलाज पद्धति है जिससे ये प्रॉपरली ठीक हो सके? क्या तो कोई ऐसे इंजेक्शन या वैक्सीन या कुछ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। तो अगर हम सबसे पहले ये समझें कि ये कैंसर होता क्यों है, सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि इससे कैसे बचा जाए। तो
जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये कैंसर कॉज करता है, पर ये वायरस सिर्फ अपने आप में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके साथ जो अनसैनिटरी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे गांव के क्षेत्रों की महिलाएं अपने पीरियड्स के दौरान यूज़ करती हैं, जैसे कपड़ा यूज़ करना, सालों दो साल वही कपड़ों को यूज़ करना, बार बार पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन होना, अगर हम इनसे बच सकें तो काफ़ी हद तक ये वायरस अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा एक कारण ये भी है कि ये वायरस जो प्राइमरीली है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, तो अगर हम गुड एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को यूज़ करें तो अपने आप इस वायरस का ट्रांसमिशन जो है, जो एक से दूसरे में जो फैलता है वो रुक जाएगा। तो ये तो हो गया प्रिवेंशन। पर अगर हम प्रिवेंशन के नेक्स्ट लेवल की बात करें तो ये आपको जान के खुशी होगी कि इस वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन आ चुकी है जी। ये वैक्सीन ऑल्दो बहुत कोई नई वैक्सीन नहीं है, मेरे हिसाब से 10-15 साल से अपने देश में ये उपलब्ध है जी जी। पर एक अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन अब हमारे देश में बनने भी लग गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये वैक्सीन अब अपने देश में मेक इन इंडिया यस ये कर रहा है, और इसके कारण से इस वैक्सीन की जो कीमत है ये वाकई बहुत कम हो चुकी है जी। तो सर ये वैक्सीन लगाने का कोई पर्टिकुलर एज है या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लगाया जाता है? तो सबसे पहले हम ये जानें कि ये जो वायरस है ये बोथ मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है, और ये जो वायरस है ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं कॉज करता है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो जननन से संबंधित जो भी अंग होते हैं बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में, ये उन जगह का कैंसर कॉज करता है। तो सर्वाइकल कैंसर हो गया, वजाइनल कैंसर हो गया, पुरुषों में पीनाइल कैंसर्स हो गए, फिर एनल कैंसर्स हो गए, और कुछ जगह तो हमने ये भी पाया है कि ये गले के कैंसर को भी कॉज करता है। तो ये वैक्सीन सिर्फ महिलाओं तक के लिए सीमित नहीं है, ये आपको समझना जरूरी है। ये वैक्सीन हम मेल्स में भी लगा सकते हैं और फीमेल्स में भी लगा सकते हैं। अगर आप बात करें कि क्या एज ग्रुप है, ये वैक्सीन किस समय पे लग जानी चाहिए, तो अगर हम एकदम मूल तौर पे बात करें तो ये वैक्सीन आपके फर्स्ट फिजिकल कांटेक्ट के पहले अगर लग जाए तो ये सबसे ज़्यादा लाभदायक होगी जी जी। क्योंकि अगर फर्स्ट फिजिकल कांटेक्ट हो गया तो उसके बाद इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो थोड़ी कम हो जाती है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि 9 साल से 26 साल की उम्र के बीच में ये वैक्सीन रेकमेंडेड है, बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका फर्स्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है तो आप कभी भी लगवा सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब एक मेरे मन में ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी इस प्रकार के कैंसर की बात करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि उनके यूट्रस को ही निकाल लिया जाता है, तो क्या ये कैंसर का ही कोई लक्षण है जिस वजह से यूट्रस को निकाल लिया जाता है? तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर शुरुआती स्टेज में अगर डायग्नोज हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसका जो 100% जो इलाज करने का जो तरीका है वो ऑपरेशन है जी। और ऑपरेशन में हम सिर्फ जो एकदम ही अगर शुरुआत में हो तो कई बार गर्भकोश निकालने की ज़रूरत नहीं होती, पर वो बहुत ही शुरुआती स्टेजेस में ऐसा संभव हो पाता है। ऐसे स्टेज में हम लोग सिर्फ सर्विक्स जो जगह है उसको हम ऑपरेट करके निकालते हैं, बट अधिकांशतः पूरे गर्भकोश को निकालना पड़ता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब ऐसी कौन कौन सी लाइफस्टाइल हमको मेंटेन करनी चाहिए कि जिससे ये प्रॉब्लम ही ना हो? सेफ सैनिटरी प्रैक्टिसेस है ना, आज के दौर में अपने देश में जो सैनिटरी पैड्स हैं वो काफ़ी हद तक सब्सिडाइज्ड अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ने जहाँ तक मैं जानता हूँ उसमें जीएसटी भी माफ़ कर दिया है जी। तो हमको अपने बच्चियों को, अपने बहनों को इस बारे में अवगत करा देना चाहिए कि सेफ सैनिटरी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं जी। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जिसमें आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें, कम से कम पार्टनर रहें, ये कोशिश रखें, तो यही ट्रांसमिशन पे एक ब्रेक लगा देगा इस टाइप की प्रैक्टिसेस। जी जी। तो जैसे हमने इलाज करवा दिया, वैक्सीनेशंस हो गई, तो क्या ये वापस होने के चांसेस होते हैं? तो ये एक्चुअली बहुत एक अच्छा सवाल है कि
आप अपन अगर इस तरीके से सोचे कि हमें इम्यूनाइजेशन हो चुका है इस कैंसर के अगेंस्ट, तो अब हमें और कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है। अगर हम थोड़ा गहराई में जाके बात करें कि ये जो वैक्सीन है आज की डेट में जो सबसे कॉमनली अवेलेबल वैक्सीन जो इंडिया में है वो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है ना। क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन क्या होती है? क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन जो है बेसिकली जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो 4 वेरिएंट्स हैं, टाइप जैसे हम बोले टाइप 6, टाइप 8, फिर 16, 18, ये सिर्फ इन 4 वेरिएंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है जी। इन 4 वेरिएंट्स में से भी जो टाइप 16 और जो टाइप 18 है, ये लगभग 70% सर्वाइकल कैंसर्स कॉज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी 30% ऐसे वेरिएंट्स, ऐसे कैंसर्स होंगे जो बाकी वेरिएंट से होते होंगे, टाइप 31, टाइप 33। तो ये वैक्सीन लगने के बाद भी हम अपने मरीजों को ये एक रिकमेंडेशन देते हैं कि यू स्टिल हैव टू हैव सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, यू स्टिल हैव टू कैरी ऑन सेफ सैनिटरी प्रैक्टिसेस। तो लाइफस्टाइल तो हमेशा अच्छा मेंटेन करना ही पड़ेगा, वैक्सीन लगे या ना लगे। तो डॉक्टर साहब ऐसा भी है कि जब कैंसर ट्रीटमेंट होता है तब जो दवाइयाँ हैं वो लंबे समय तक ली जाती है, तो जो सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में भी क्या जो दवाइयों का टाइम पीरियड है वो भी क्या इतना ही लंबा रहता है? स्टेज के ऊपर फिर डिपेंड करेगा। अगर ऑपरेशन हो के बीमारी पूरी तरह निकल जाती है तो अक्सर ट्रीटमेंट वहीं ख़त्म हो जाता है। एडवांस स्टेजेस में जैसा कि मैंने बताया कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चलती है, उसके बाद ब्रैकीथेरेपी भी लगती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कई महिलाएं जो हैं जो इस कैंसर से पीड़ित हैं, ये स्टेज 4 में डायग्नोज होती हैं। अब स्टेज 4 कैंसर की बात ये है कि स्टेज 4 का कैंसर एडवांस कैंसर होता है, फैला हुआ कैंसर होता है। इस कैंसर को हम कंट्रोल कर सकते हैं पर पूरी तरह से खत्म करना लगभग असंभव होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर इलाज चलता रहता है। ओके, मतलब इसका जो टाइम पीरियड रहता है फिर वो हमारे इंडेफिनिट होता है, क्योंकि हम एक ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं, कुछ समय के लिए कैंसर रुक जाता है, फिर वो कैंसर फिर वापस बढ़ने लगता है, तो फिर हम दूसरे टाइप का ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। तो ऐसे में वो क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं कि यदि उनका अभी इनका इलाज चल रहा है तो उस समय तो उनका जो भी इन्फेक्शन है, जो कैंसरस वायरस है वो कम हो गया, लेकिन फिर वो इन फ्यूचर वो आगे बढ़ जाता है। इसमें आप ऐसा समझिए कि एक बार आपको इस वायरस के कारण अगर कैंसर हो गया तो इसमें वायरस डैमेज अपने डीएनए को डैमेज करके चल देता है। अब आप वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लगा भी लेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। तो आप ऐसा समझिए, इसलिए हम कहते हैं कि ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। इससे बचना जरूरी, क्योंकि अगर एक बार हो गया तो फिर ये आगे आपको तकलीफ देगा ही देगा। जी। और डॉक्टर साहब जैसे आपने अभी बीच में बताया था कि ये गले के कैंसर को भी शिकार करता है, तो गले में कैंसर किस प्रकार से हो जाता है फिर? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गले का जो कैंसर है वो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से होता है, जिसमें आप बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गया, च्यूएबल टोबैको हो गए, स्नफ्स हो गए। तो हिस्टोरिकली हम बोलें तो मोस्ट ऑफ द थ्रोट कैंसर्स, मुंह कान गले के कैंसर्स टोबैको से होते हैं। पर पिछले 15-20 साल में रिसर्च से हमें पता चला कि ये जो वायरस जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करता था, ये इवन थ्रोट को भी अफेक्ट करता है जी। तो अब ये ट्रांसमिशन तो बेसिकली सेक्सुअली प्रैक्टिसेस के कारण ही हो रहे हैं। तो अगर हम जैसा कि कहा कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दें तो कुछ हद तक ये वहाँ पे भी रुक जाएगा। जी। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि ये 40 से 50 मतलब आफ्टर 40 होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट यदि किसी को ये 40 से पहले हो जाता है एंड जो भी महिला है वो यदि इफ़ प्रेगनेंसी पीरियड पर है तो क्या उनके बच्चे को और वो महिला को क्या इससे खतरा होता है? तो इसमें मैं आपको इस सवाल को 2 तरीके से आंसर करने की कोशिश करूंगा जी। कि यूजुअली ये कैंसर की जो डायग्नोसिस होती है या उत्पत्ति जो होती है, जब हमें वाकई में पता चलता है, ये 4th-5वें दशक में होता है, पर इन्फेक्शन यूजुअली उसके और 2 दशक पहले हो चुका होता है, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत स्लोली अपना काम करता है, धीरे धीरे 10 से 20 साल लग जाते हैं कैंसर की उत्पत्ति होने में जी। तो इसलिए एक और जो तरीका है इस कैंसर को जल्दी पकड़ने का, उसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। अब स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग कुछ कैंसर्स के अगेंस्ट होती है, जिसमें उद्देश्य ये होता है कि कैंसर को शुरुआती स्टेजेस में पकड़ लिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कैंसर को हम अगर प्री इन्वेजिव स्टेज में या स्टेज 1 में
पकड़ लें तो उसमें फिर आप 100% क्योर रेट की बात कर सकते हैं जी। तो जो सर्वाइकल कैंसर्स के अगेंस्ट जो स्क्रीनिंग है उसको हम पैप्समियर कहते हैं। अब पैप्समियर क्या होता है? पैप्समियर बेसिकली जो गर्भकोश का जो द्वार होता है उसमें गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वहाँ का पानी थोड़ा सा निकाल के एक स्लाइड में टेस्ट करते हैं। उसमें वो क्या देखते हैं कि जो उस द्वार से जो हमारी कोशिकाएं झड़ रही हैं कहीं उसमें कैंसर तो नहीं दिख रहा है। तो पैप्समियर एक बहुत ही सरल ओपीडी प्रोसीजर है। इसमें ये कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं है। इसमें कोई सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। महिला अगर कोऑपरेट करे तो 1 मिनट से कम में ये प्रोसीजर हो जाता है। तो यूजुअली पैप्समियर की जो टेस्टिंग होती है हम 40 साल के बाद रेकमेंड करते हैं। जी सर, मैं इस टेस्ट के बारे में इस कॉल के बाद में मैं वापस से लाना चाहूँगी कि इस बारे में आप पूरी हमारे दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानेंगे कि इसके बारे में क्या डिटेल्स है, कैसा होना चाहिए। हमें कॉल अटेंड कर लेते हैं सर। हेलो हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। जी नमस्कार, आप कृपया अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप डॉक्टर साहब से कृपया अपना सवाल पूछिए। जी मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, बांधा बाजार, जिला राजनांदगांव से। जी जी जी। मेरा सवाल ये कि अगर एक पुरुष से अगर एक महिला का संबंध है, उसको वो सर्वाइकल कैंसर हो गया है ना, तो उसके अलावा अगर 2-3 महिलाओं से भी उनका संपर्क है तो क्या उनको भी होने की संभावना है? ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर किसी महिला को ऑलरेडी सर्वाइकल कैंसर हो चुका है और उस पुरुष के उस महिला से संबंध हैं और उसके अलावा अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं, तो ये मत समझिए कि वो कैंसर की कोशिका महिला से पुरुष में आएगी और पुरुष से बाकी महिलाओं में जाएगी। हम यहाँ कैंसर कोशिका के ट्रांसमिशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम वायरस के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो हाँ, अगर एक महिला को अगर सर्वाइकल कैंसर हुआ है, जो कि हम जानते हैं अधिकांशतः इस वायरस के कारण होता है, और अगर हम कॉन्डम्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये संभव है कि उस पुरुष से दूसरे महिलाओं में उस वायरस का संक्रमण हो जाए। जी जी। मैं एक और जानना चाहता हूँ कि अगर उस व्यक्ति से अगर 5 लोगों से संपर्क है तो क्या उसमें वो फैल सकते हैं लोगों से, उनमें भी होने की संभावना है? बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल संभावना है। अगर आप कॉन्डम्स नहीं यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल संभावना है, रिस्क है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जो अभी हम पैप्समेयर की बात कर रहे थे सॉरी, जो हम पैप्समेयर की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में कृपया विस्तृत जानकारी दीजिए। तो पैप्समेयर एक स्क्रीनिंग का प्रोसीजर होता है जो यूजुअली 40 समटाइम्स 45 के एज ग्रुप के बाद रेकमेंड किया जाता है, और इसको हर साल भी कराना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका पहला पैप्समेयर नॉर्मल आता है तो आप अपना नेक्स्ट पैप्समेयर 3 साल बाद करें। और जो प्रोसीजर होता है इसके लिए ना कोई एडमिशन की ज़रूरत होती है, ना इस प्रोसीजर के दौरान कोई बेहोशी का कोई इंजेक्शन दिया जाता है या सुन्न करने वाला कोई इंजेक्शन दिया जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट जो महिला रोग विशेषज्ञ होती हैं वो जो गर्भकोश का जो द्वार होता है वहाँ पे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट डाल के वहाँ का पानी और वहाँ की कोशिकाओं को हल्का से खरोंच के एक स्लाइड पे डाल लेती हैं। अब ये स्लाइड पे जो हमारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं इस पे अलग अलग स्टेन्स, केमिकल स्टेन्स डाल के माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि कहीं उन कोशिकाओं में कैंसर के कोई संकेत हैं कि नहीं। तो ये बहुत ही सरल पद्धति है और जितना मैं समझता हूँ इसमें इसका कोई खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि जो महिला है, अब वो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर है यदि, तो क्या बच्चे को भी उसकी कोई प्रोसेस परेशानी हो सकती है? नहीं, सर्वाइकल कैंसर का ब्रेस्ट फीडिंग से कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर कोई महिला सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है और उसका ऑपरेशन होने वाला है या हो चुका है तो वो बिल्कुल ब्रेस्ट फीड करा सकती है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर उस महिला का सर्वाइकल कैंसर या अन्य किसी कैंसर के कारण कीमोथेरेपी अगर चल रही है, कीमोथेरेपी के इंजेक्शन चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी माँ के दूध के रास्ते भी बच्चे में पहुँच सकती है। जी। तो सर डॉक्टर साहब, फिर इसका जो मैं वापस पुनः उसी टॉपिक में आना चाहूँगी कि जो इसका स्टेजेस का
टाइम ड्यूरेशन है, तो उन ड्यूरेशंस में ऐसी कौन कौन सी हमें एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जिससे हमें बचना चाहिए कि वो साइड इफ़ेक्ट हमारे किसी और ऑर्गन को इफ़ेक्ट ना करें? तो क्योंकि इसका इलाज लंबे समय तक चलता है जी। एक्चुअली जो आप कहना चाह रहे हैं उसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊंगा कि कैंसर में जो स्टेजेस का जो प्रोग्रेशन होता है कि स्टेज 0 से स्टेज 1, फिर स्टेज 2, स्टेज 3, कैंसर की जो घड़ी है उसका जो कांटा है वो मिनटों में या घंटों में या इवन दिनों में, हफ्तों में नहीं चलता है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज में प्रोग्रेस होने में कई बार महीनों लग जाते हैं। तो मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कैंसर डायग्नोज होता है तो उसको लेके बैठे ना रहें जी। उसको लेके बैठे ना रहे। जितनी जल्दी आप इलाज कराएंगे, जितनी शुरुआती स्टेज में आप अपनी इलाज कराएंगे, आज की डेट में स्टेज 1, स्टेज 2 में ऑलमोस्ट 100% क्योर पॉसिबल है। सभी कैंसर्स में नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स में। जी जी। और साइड इफेक्ट की जो आप बात कर रहे हैं कि इलाज के दौरान जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, बड़ी बीमारी है, इनका बड़ा इलाज होता है, तो साइड इफेक्ट से घबराएं ना, क्योंकि साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी मेडिकेशंस हैं। आपका डॉक्टर आपको काउंसलिंग के दौरान इन सभी साइड इफेक्ट्स के बारे में और इन साइड इफेक्ट्स से बचने या उनको मिटिगेट करने के लिए आपको एडवाइस देता है। अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह मानेंगे और प्रॉपर काउंसलिंग करवाते रहेंगे तो आप अपना इलाज विथ मिनिमल डिस्कम्फर्ट करवा पाएंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये वाले जो परेशानी है, सर्विकल कैंसर की जो परेशानी है, तो क्या ये परेशानी यूटीआई से भी हम रिलेट कर सकते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो यूटीआई जो आप कह रहे हैं, कुछ हद तक ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआई महिलाओं में बहुत कॉमन होता है, सामान्य महिलाओं में भी बहुत कॉमन होता है, पर कुछ लोग इलाज कराते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं। क्योंकि ये ऐसा विषय है ना कि सब संकोच करते हैं कि हम बताएं नहीं बताएं। सबको ये दिमाग में रहता है कि हम किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम्स को सामने बता सकते हैं। अपने पर्सनल हेल्थ को लेके फर्स्ट ऑफ ऑल कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो हम महिलाएं भी डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जाके मिलें और उनको बताएं ये क्या दिक्कत है। क्योंकि रिपीटेड यूटीआई, और मैं ये महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सालों या दशकों में अगर महिला को बार बार यूटीआई होता है, साथ में उसकी सैनिटरी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, साथ में अगर उसकी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस भी अच्छी नहीं है, तो आप एक बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हो, जिसके कारण से आपको फिर ये कैंसर हो सकता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसे कोई गोल्डन टिप हमारे दर्शकों को कि जिससे वो अपने लाइफस्टाइल भी मेंटेन रख सके और इसके बारे में जल्दी से जान सके? गोल्डन टिप तो मैं ऐसा कहूँगा कि 40 के बाद हमको सतर्क हो जाना चाहिए। 40 के बाद आपको कोई भी बीमारी कभी भी आपको तंग कर सकती है। तो चूँकि मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ तो मैं तो स्क्रीनिंग की बात करूँगा। महिलाओं में खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर हो गया, गर्भकोश का कैंसर हो गया, तो ये 40-45 की उम्र के बाद से इसकी स्क्रीनिंग चालू हो जानी चाहिए। मैमोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है, सर्वाइकल कैंसर्स के लिए पैप स्मीयर होता है। अगर आप स्मोकर हो, मेल फीमेल, उसमें भी अगर आप स्मोकर हो और आप बहुत हैवी स्मोकिंग अगर करते हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी लंबे अवधि तक चलती हुई खांसी को या गला खराब होने को कभी इग्नोर ना करें। एक बार अपने डॉक्टर को जरूर अवश्य मिलें। अगर आप स्वस्थ भी हैं तो साल में एक बार अपना एक चेकअप कराने में कोई नुकसान तो मैं नहीं समझता। जी जी। डॉक्टर साहब, आपने तो अभी महिलाओं के जो टेस्ट की बात कही थी, पेप्समेयर वगैरह जो टेस्ट होते हैं, पुरुष के किस प्रकार का टेस्ट करा के इसका, यदि उनको ये सर्वाइकल कैंसर है तो वो कैसे अपने इस चीज़ को पहचान सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर तो जैसे मैंने बोला ये गर्भकोश के द्वार का कैंसर होता है। तो पुरुषों में तो गर्भकोश तो होता नहीं है, तो उनमें ये नहीं होगा। पर हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि पीनाइल कैंसर्स भी इस वायरस के कारण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके गुप्तांगों में कोई भी अल्सर है जो सूख नहीं रहा है, और अक्सर ये मैं आपको बता दूं कि हमारे मरीज हमें आके बताते हैं कि सर छाला तो था पर कभी दर्द नहीं होता था, तो हमने उसको इग्नोर किया। मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर जो छाले करते हैं वो पेनलेस होते हैं। जी जी, है ना। इवन ब्रेस्ट कैंसर्स में जो लम्प्स होते हैं वो पेनलेस होते हैं। तो इनफैक्ट दर्द ना करना ज़्यादा चिंता करने वाली बात होती है। तो अगर मेल्स में अगर मैं बात करूं, अगर आपके गुप्तांग में किसी भी टाइप का छाला है जो फर्स्ट ऑफ ऑल दर्द नहीं कर रहा है और साइज में अगर बढ़ रहा है, या आपके मोशन पास करने वाले जगह में आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई छाला है, और मैं पाइल्स और हेमोरॉइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ,
पर ऐसे छाले की बात कर रहा हूँ जो महसूस होता हो पर दर्द ना होता हो, तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। जी जी, जल्दी से जल्दी जाके डॉक्टर से मिलें। जी जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को प्रदान करी और आपने अपना समय निकालकर इतने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, यदि आपको किसी भी प्रकार का लक्षण दिखता है तो कृपया आप अपने नियर बाय जो भी आपके चिकित्सक है, एक्सपर्ट हैं, आप उनके पास में जाकर इसका इलाज ज़रूर करवाएं। और मिलते हैं अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।